गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हमने सेशन 1 स्टार्ट किया हुआ था, डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। आज की हमारी सेकंड क्लास है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट डिस्प्ले मेथड। लास्ट क्लास में हमने सुपरमार्केट के डिस्प्ले टेक्निक्स पढ़ी थी। आज की क्लास में हमारा जो फोकस है, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है रिटेल लग्जरी प्रोडक्ट। ये लग्जरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ये वो प्रोडक्ट हैं जो हाई एंड के प्रोडक्ट होते हैं, जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बाकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो 3 मेथड हमें बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लग्जरी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। पहला है विंडो एंड स्टोर फ्रंट डिस्प्ले, सेकंड सेलिब्रिटी डिस्प्ले, थर्ड एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले। तो विंडो एंड स्टोर फ्रंट डिस्प्ले से क्या मतलब है? यहाँ पर लग्जरी जो प्रोडक्ट हैं या फिर लग्जरी स्टोर्स हैं, उनका क्या मेन मकसद रहता है? पहला तो है कि वो अपना विंडो डिस्प्ले है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपीलिंग बनाए। विंडो डिस्प्ले पहले क्या होता है? ये होता है कि जो आपके स्टोर के बाहर की तरफ जो विंडो होगी ग्लास की, जहाँ से कस्टमर जा रहा है और वो वहाँ से उसे आपका प्रोडक्ट साथ के साथ दिख जाए, ताकि उसे पता चल जाए कि आपके स्टोर के अंदर क्या बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि ये मेजर रीज़न होता है आपके स्टोर के अंदर एक कस्टमर का वॉक इन करवाने के लिए। सेकंड चीज़ है जो ये जिसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस रखते हैं, दैट इज़ स्टोर फ्रंट डिस्प्ले। स्टोर फ्रंट हो गया ये जो फ्रंट एरिया हो गया आपके स्टोर का, एक्सटीरियर पोर्शन जो आपके स्टोर का हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है एक कस्टमर के डिसीजन के ऊपर कि वो आपके स्टोर के अंदर एंटर करेगा या नहीं करेगा। सेल होगी या नहीं होगी वो तो सेकंड ऑप्शन होगा उसका। ठीक है, सेकंड चीज़ हो जाएगी कि वो सेल आपके स्टोर से कुछ ख़रीदना चाहता है या नहीं ख़रीदना चाहता है। पहला काम आपका एज अ रिटेलर क्या होना चाहिए कि वो आप अपने स्टोर को विजुअली अपीलिंग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने विंडो डिस्प्ले के ऊपर काम करेंगे, सेकंड है अपना स्टोर फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर काम करेंगे। सेकंड चीज़ है जो लग्जरी स्टोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो है सेलिब्रिटी डिस्प्ले। सेलिब्रिटी डिस्प्ले यानी कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होंगे उन्हें अपना प्रोडक्ट दे देते हैं ताकि कस्टमर क्या करें, उन्हें देखें एंड देन एक बज़ क्रिएट होता है, ताकि वो डिमांड क्रिएट होती है उस प्रोडक्ट के लेकर। ठीक है, क्योंकि उनका फेवरेट मूवी स्टार या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो लग्जरी प्रोडक्ट जब ये सेलिब्रिटीज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक स्टर क्रिएट होता है, एक बज़ क्रिएट होता है, एक डिमांड क्रिएट होती है उस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये एक अलग से एक तरीका हो जाता है अपनी सेल को इंक्रीज़ करने का। थर्ड जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले। तो लेट्स से कि किसी एक इंसान ने आपका कोई प्रोडक्ट ख़रीद लिया है और आपका प्रोडक्ट है वो थोड़ा जाना माना है, एंड उसका आपने क्या किया है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देखो, ये है लुई विटॉन का बैग है, हैंड बैग है। ठीक है, इसके ऊपर आप देख रही होंगे कि एक इन्होंने अपना सिंबल लगाया हुआ है LV करके। ठीक है, ये क्या है, इनका ब्रांड नेम है, इनका ब्रांड लोगो है इनका। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जब भी कोई इनका कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है और उस प्रोडक्ट को खरीद कर कहीं बाहर जा रहा है, तो काइंड ऑफ क्या हो रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि ये किसका बैग है, ये कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो यहाँ पर ये जो लुई विटॉन है, इन्होंने बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी प्ले करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये जब भी कोई इंसान इस बैग को खरीदेगा और उसे खरीद कर उसे बाहर जाएगा, तो काइंड ऑफ उसकी एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा है वो, राइट। तो एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले का मतलब है कि इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया उस एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन फिर भी लोग उससे आपके प्रोडक्ट को जान रहे हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट हो रही है बिना कुछ उनके किए, राइट। तो ये है एनीवेयर एवरीवेयर डिस्प्ले, जहाँ भी वो कस्टमर जाएगा आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता हुआ जा रहा है, राइट। तो ये थे हमारे 3 डिस्प्ले मेथड्स जो कि लग्जरी प्रोडक्ट लग्जरी स्टोर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग। तो मर्चेंडाइजिंग से पहले याद रखो कि मर्चेंडाइज क्या होता है, गुड्स, जो सामान आप बेच रहे हैं वो क्या है, मर्चेंडाइज है। तो मर्चेंडाइजिंग क्या हुआ, मर्चेंडाइजिंग वो एक्टिविटी है जहाँ पर आप अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो बाय एडवर्टाइजिंग करके या फिर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करके, ठीक है, ये होता है मर्चेंडाइजिंग। A well-planned sales floor ensure all areas are appealing and are easily accessible to customers. तो इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग में हम लोग करते क्या हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ, इस तरीके से उसे अपने सेल्स फ्लोर पे रख रही हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। तो इसके अंदर मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो विजुअली अपीलिंग लगे और इजीली असेसेबल हो कस्टमर को। इजीली असेसेबल का मतलब है कि कस्टमर उस तक आराम से पहुंच पाए, ठीक है, उसे कोई ज़्यादा हासिल ना करना पड़े आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। सेकेंड चीज़ है इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग में मुझे ध्यान में देनी है कि मेरा जो स्टोर का जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो, मैं प्रॉपर शेल्फ का इस्तेमाल करूं अपने मर्चेंडाइज को रखने के लिए, ठीक है। तो फिक्सचर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चीज़ है इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग में आ जाती है, वो है एडुकेट आइल स्पेस। जो आइल है आपके स्टोर के अंदर उसे आप प्रॉपरली इस्तेमाल करो। अब इस पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पर मेन इशू क्या है कि यहाँ पर कस्टमर के मूवमेंट के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, आइल की स्पेस ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि कस्टमर हर एक सामान तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। अगर उसे कोई एक सामान पसंद आ गया लेकिन वो उसे अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो उस क्या होगा, एक वहाँ से एक सेल आपकी जो है डिक्रीज़ हो जाती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम लोग रिटेलर को भी तो बोल सकते हैं कि वो सामान उतार के दे दे। तो बेटा रिटेलर किस किस इंसान की हेल्प करेगा, ठीक है। एक टाइम पे आप 2 या 3 लोगों को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर बाय चांस आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए उस वक्त पे आप क्या करोगे, ठीक है। तो जो कुछ को ही आप अटेंड कर पाओगे और बाकी हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, जब आपके स्टोर के अंदर प्रॉपर स्पेस नहीं होती है, सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो सेल्स है वो डाउन हो जाती है, राइट। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सेल्स फ्लोर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हों और कस्टमर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। नेक्स्ट चीज़ है वो मुझे ध्यान में रखनी होगी, वो है कि मेरा मर्चेंडाइज़ है यानी कि मेरे जो गुड्स हैं वो क्लीन हो और प्रॉपरली डिस्प्ले हो, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब है कि आप टाइम टू टाइम उसे रीस्टॉक करते रहो। कई बार क्या होता है कि सामान खाली हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो नेक्स्ट चीज़ है ट्राइंग अट्रैक्टिव डिज़ाइंस एंड डेकोर। अब इस पिक्चर में अगेन देखो, अब एक रिटेल के स्टोर में मैं डायरेक्टली भी तो सामान यहाँ पर रख सकती हूँ, लेकिन इस स्टोर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये साइंस बोर्ड का इस्तेमाल किया। साइन बोर्ड का इस्तेमाल करके क्या किया है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब ये जो आपको नियॉन कलर के साइन बोर्ड दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, ये विजुअली पॉपिंग है तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये अगेन आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। अब इनसे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि दे क्रिएट अ बाइंग एंड शॉपिंग मूड एंड एनकरेज शॉपिंग एंड हेल्प डायरेक्ट शॉपर्स इनटू ऑल एरियाज ऑफ स्टोर्स। एक तो शॉपिंग का मूड क्रिएट करते हैं और सेकंड कस्टमर को डायरेक्ट करते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो साइन बोर्ड्स का एक तो डेकोर वाला काम हो गया कि डेकोरेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और सेकंड चीज़ क्या है कि वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना है, आपको कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट है अ कंटिन्यूइंग ओवरऑल इन्वाइटिंग हॉपिंग एटमॉस्फेयर, कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है अपने स्टोर के अंदर जो कि कस्टमर को इनवाइट करे आपके स्टोर के अंदर आने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स यू। आगे ही इसी का थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इफ़ेक्टिव आपका जितना मर्चेंडाइजिंग होगा उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले कि आपकी सेल्स जॉब ईजी हो जाती है। अब सेल्स जॉब ईजी कैसे हो जाएगी, तो अगर आपने अपने स्टोर के अंदर प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, प्रॉपर डिस्प्लेज लगाए हुए हैं, सब कुछ आपने प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है,
तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प्स शॉपर टू सर्व देमसेल्व्स। तो सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न अगर आपके स्टोर के अंदर है तो इससे आप क्या करेंगे, आपका जो कस्टमर है वो अपने आप ही आपके स्टोर के अंदर रोम करेगा, एंड देन जो आप क्या कर सकते हो, जो ये बिग टिकट कस्टमर्स हो गए उसे अटेंड कर सकते हो। बिग टिकट कस्टमर्स होते हैं जो कि थोड़े आप जहाँ से आपको थोड़ा प्रॉफिट आपको ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। ये वो कस्टमर हैं जो आपसे थोड़ा ज़्यादा ख़रीदने वाले हैं, जहाँ से आपको आपका प्रॉफिट का मार्जिन आपका इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग से क्या होगा कि कस्टमर क्या करेगा, अपने आप ही वो आपका प्रोडक्ट देखेगा एंड कुछ ना कुछ ख़रीद लेगा, सो दैट कि आप जो बाकी के कस्टमर हैं, जो बिग टिकट कस्टमर हैं, उसे आप प्रॉपरली एक बार अटेंड कर सको। देन और क्या होगा इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग से, इससे आपकी टोटल सेल्स इंक्रीज़ होगी। टोटल सेल कैसे इंक्रीज़ होगी कि आप जब एक बिग टिकट कस्टमर को अटेंड कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो बाकी के कस्टमर्स हैं जो सेल्फ सर्विस से अपने आप ही कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सेल आपकी हो रही है, राइट। तो एक तो आपका जो सेल कहाँ से हो रही है, बिग टिकट कस्टमर से हो रही है, और दूसरा जो बाकी के जो कस्टमर है जो सेल्फ सर्विस के थ्रू अपना कोई सामान खरीद रहे हैं, वो भी वहाँ पर भी आपका कोई ना कोई सेल हो रही है, राइट। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग से आपकी टोटल सेल्स हैं, आपके टोटल प्रॉफिट्स हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा होता है आपको, इट फ्रीज यू फॉर एक्टिविटीज़ दैट चैलेंज योर सेलिंग स्किल एंड गिव यू टाइम टू डेवलप न्यू स्किल। तो क्योंकि कस्टमर अपने आप ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अपने बाकी के स्किल्स हैं उन पे काम कर सको, राइट। तो ये था आपका टॉपिक, हाउ इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग कैन हेल्प यू, राइट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग से आप अपने स्टोर को विजुअली अपीलिंग बनाते हैं एंड वो कैसे आपके कस्टमर को एक्सेसिबल हो। देन आप अपने स्टोरेज स्पेस पे ध्यान देते हो। उसके बाद आपका होता है कि आइल स्पेस आपके पास प्रॉपर हो। देन आप लोग देखते हो कि आपका जो मर्चेंडाइज है वो नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपरली स्टॉक्ड हो, एंड ये जो आपके साइन बोर्ड्स हैं या और डेकोर आइटम्स हैं वो आपने प्रॉपरली अरेंज किए हों। उसके बाद हमने देखा कि इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहला तो ये कि साइन बोर्ड आपने लगाए हैं तो इस वजह से कस्टमर अपने आप ही डायरेक्शन उसे पता चल जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हमने ये देखा था कि क्योंकि कस्टमर सेल्फ सर्विस का प्रोविज़न है तो इस वजह से कस्टमर अपने आप ही सामान देख रहा है और आप क्या कर सकते हो, जो ये बिग टिकट कस्टमर है उसे अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती है, एंड नेक्स्ट है कि आप अपने जो नए स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज स्पेसिफिक मर्चेंडाइजिंग सजेशंस। तो हमने देखा कि मर्चेंडाइज को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग इफ़ेक्टिव मर्चेंडाइजिंग कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। तो इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स ही बताए हैं आगे ही आपको कि अगर आपने अपने स्टोर के अंदर मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करना है तो आप और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने बताया पुट अट्रैक्टिव डिस्प्ले प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होल सेलर्स टू वर्क फॉर हिम। तो आपने देखा भी होगा कि ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर ये जो आपको रेफ्रिजरेटर्स दिखते हैं, एक पेप्सी का देखा होगा आपने, कोका कोला को देखा होगा, ड्यू का देखा होगा। तो ये जो आपको रेफ्रिजरेटर्स दिखते हैं ये कौन प्रोवाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं। जो कोका कोला की कंपनी होगी, पेप्सी की कंपनी होगी, ये क्या करते हैं, ये इन ग्रोसरी स्टोर्स को अपने रेफ्रिजरेटर्स देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक तो फ़ायदा हो गया रिटेलर को कि उसका सामान स्टोर हो गया, दूसरा फ़ायदा हो गया कंपनी को कि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, ठीक है, उसका प्रमोशन हो रहा है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। तो आप ऐसे डिस्प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर, ठीक है। तो अपने मर्चेंडाइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए ऐसे डिस्प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको मैन्युफैक्चर या फिर होल सेलर्स ने आपको दिए हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले रिलेटेड मर्चेंडाइजेस टुगेदर फॉर इम्पल्स परचेजेस। रिलेटेड मर्चेंडाइज हो गया क्रॉस मर्चेंडाइजिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े
रिलेटेड होते हैं तो एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर हो गया, ये क्रॉस मर्चेंडाइजिंग हो गई, तो इनकी सेल एक साथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप दो प्रोडक्ट हैं जो कि क्रॉस मर्चेंडाइजिंग के अंदर आप एक साथ रख दें, ताकि जब भी एक प्रोडक्ट खरीदने आए तो साथ के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद ले। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई टाटा टी रखी हुई है, तो टाटा टी के साथ ही आपने क्या किया, टी टाइम स्नैक्स रख दिए, बिस्किट्स रख दिए, या फिर ये भुजिया रख दिए, या फिर कोई भी जो आप स्नैक्स लेते हो चाय के साथ वो आपने रख दिए। तो जो भी अब इंसान ये चाय खरीदने आया है, चाय पत्ती खरीदने आया है, तो वो साथ में ही ये जो टी टाइम स्नैक्स हैं वो भी खरीदेगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड मर्चेंडाइज है कि एक चीज़, उसका पर्पस तो था एक चीज़ खरीदना, लेकिन उसने जब देखा कि साथ में एक और चीज़ पड़ी हुई है तो वहाँ पर उसने वो भी चीज़ खरीद ली। तो ये इम्पल्स सेल्स आप अपनी इंक्रीज़ कर रहे हो। थर्ड चीज़ आप यहाँ क्या कर सकते हो, फीचरिंग एडवर्टाइज एंड प्रमोटेड आइटम्स। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा टीवी पे या न्यूज़पेपर में ऐड हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा आगे रख रहे हो, उसका डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ रख रहे हो ताकि कस्टमर की नज़र में रहे वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि इंश्योर ऑल डिस्प्लेज आर क्लीन एंड स्टॉक्ड एंड इजीली असेसेबल। आपका जो मर्चेंडाइज है वो नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपरली स्टॉक्ड होना चाहिए। स्टॉक्ड यानी कि वो सामान आपके पास अवेलेबल हो प्रॉपर टाइम टू टाइम, जैसे ही कोई मान लो ख़त्म होता है साथ के साथ आप उसे रीस्टॉक कर दो, इजीली असेसेबल होना चाहिए साथ में। देन लास्ट इसमें आ जाता है बिल्डिंग अट्रैक्टिव डिस्प्ले यूजिंग क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिस्प्लेस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ एंड कैप डिस्प्ले। या एंड कैप डिस्प्ले मैं अभी आगे बताऊंगी अगले टॉपिक में कि क्या होते हैं। आप एंड कैप डिस्प्लेस का इस्तेमाल करके अपने मर्चेंडाइज को और अपीलिंग बना सकते हैं। एलोकेटिंग स्पेस टू ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को अलग से आप स्पेस देंगे। तो मान लो ग्रोसरी का डिपार्टमेंट है तो आप उसे अलग से स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। वुमेन के फुटवेयर का डिपार्टमेंट है आपके स्टोर के अंदर, तो उससे आप अलग से स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई ऑल डिपार्टमेंट्स विद साइंस एंड अट्रैक्टिव डिकॉर। साइन बोर्ड्स लगे होने चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो मेन क्लोथिंग है तो वहाँ पर अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट हो गया तो वहाँ का साइन बोर्ड अलग होना चाहिए, वुमेन के लिए अलग होना चाहिए, किड्स के लिए अलग होना चाहिए। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग से एक साइन बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है अपडेटिंग प्राइसेस व्हेन दे चेंज। कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो आप उसे साथ के साथ चेंज कर दे ताकि कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिंग स्पेस टू सेल्स। इसमें क्या है कि आप कौन से डिपार्टमेंट को कितना स्पेस एलोकेट कर रहे हो, तो इसका आपको कैसे पता चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक बार अपना स्टोर का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। स्टोर का रिकॉर्ड देखने का मतलब है कि जिस चीज़ की सेल्स ज़्यादा हो रही है, जिस चीज़ की डिमांड कस्टमर ज़्यादा कर रहा है, आप उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा स्पेस एलोकेट करेंगे। तो मान लो कि आपका स्टोर है बिग बाज़ार का, तो बिग बाज़ार में क्या है, वहाँ पर आपको मेजरली दो डिपार्टमेंट है सबसे ज़्यादा बड़े दिखेंगे। पहला होगा आपको ये जो वुमेन का होगा, और जो सेकंड होगा वो होगा ग्रोसरी का। ये जो दोनों डिपार्टमेंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेस इन्होंने एलोकेट की हुई है। ठीक है, रीज़न बीइंग क्योंकि इनके कस्टमर सबसे ज़्यादा यही हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये किड्स का डिपार्टमेंट, देन आ जाता है मेन के क्लोथिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट को कितना स्पेस एलोकेट करना है इसका पता हमें कैसे चलेगा, वो है स्टोर के रिकॉर्ड पे। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा सेल्स होगी जिस डिपार्टमेंट की, उसी के अकॉर्डिंग मैं उतनी स्पेस उसे दूंगी। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इफेक्टिव यूज़ ऑफ एंड डिस्प्ले। तो ये एंड डिस्प्ले को हम लोग एंड कैप्स भी बोल देते हैं। क्या होता है ये, तो इस पिक्चर में देखो क्या है, ये गंडोला है। तो गंडोला में यहाँ पर क्या है, आपको इस तरफ भी प्रोडक्ट पड़े हुए दिखेंगे और इस तरफ भी प्रोडक्ट दिखेंगे। ये जो बीच में है इसे मैं बोलती हूँ एंड कैप। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया ये हो गया गंडोला, और इस तरफ भी होंगे प्रोडक्ट पड़े हुए लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ पे, और ये जो बीच में है ये जो एरिया इसे मैं बोलती हूँ एंड कैप। राइट, एंड कैप डिस्प्ले, फीचर डिस्प्ले भी हम बोल देते हैं। राइट,
तो अब इसका क्या है, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ एंड डिस्प्ले। इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये जितना ज़्यादा एरिया आपका अट्रैक्टिव होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी। सेकंड चीज़ आप इसे कैसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं वो है सीजनल नेचर। जो चीज़ सीज़न में है आप वो प्रोडक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। तो मान लो कि समर चल रही है तो सनस्क्रीन वगैरह का सीज़न है, तो ऑब्वियसली आपके इसकी सेल इंक्रीज़ होगी, तो आप इस प्रोडक्ट को वहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकेशन इन द स्टोर, कहाँ पर आपने अपने इस एंड कैप को रखा हुआ है, कहाँ पर आपने इस गंडोला को रखा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे कस्टमर जा ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपका ये एंड कैप डिस्प्ले है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है रिलेशन टू सराउंडिंग मर्चेंडाइज। आसपास जैसा प्रोडक्ट होगा आप अगर उसी के रिलेशन में एंड कैप पे सामान रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मान लो कि पास्ता का सामान रखा हुआ है आपने, तो साथ में आप सॉसेज रख सकते हो, या फिर अगर पॉपकॉर्न का आपका सामान पड़ा हुआ है आसपास तो आप कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हो अपने एंड कैप डिस्प्ले के ऊपर, राइट। नेक्स्ट है आप और कैसे कैसे इसे इफेक्टिव बना सकते हो एंड कैप डिस्प्ले को प्राइसेस के ऊपर। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ज़्यादातर सेल नहीं होती लेकिन एकदम से उसके प्राइस ड्रॉप हो गए हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को भी अपने एंड कैप डिस्प्ले के ऊपर रख सकते हो। एक और चीज़ है जिसमें जो आप यहाँ पे कर सकते हो वो है कि जितनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की ऐड हो रही है, जितनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है वो चीज़ कस्टमर को ज़्यादा याद रहती है। तो मान लो कोई फॉग का जो डिओ है वो उसकी ऐड बहुत ज़्यादा हो रही है टीवी पे, तो अगर आप इसे अपने एंड कैप डिस्प्ले के ऊपर रखते हो तो क्या है, कस्टमर अगर उधर से निकल रहा है तो वो उसे देखेगा एंड उसे ख़रीदने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा उस चीज़ की एडवर्टीज़मेंट है तो वहाँ पर चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए सोच सकता है। देन है ईज़ ऑफ असेसिबिलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के अंदर देखते हैं, तो लेट्स से कि यहाँ पे ये एंड कैप डिस्प्ले है मेरा और मैंने इसके आगे बहुत सारे प्रोडक्ट रख दिए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत सारे मैंने बॉक्सेस रख दिए हैं। तो जिस वजह से क्या है, कस्टमर इन प्रोडक्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो मैंने यहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसके लिए कि ये मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो इजीली असेसिबल नहीं है उससे। ठीक है, तो एंड कैप कब आपका फेल हो जाता है, जब वो जो प्रोडक्ट है आपको इजीली असेसिबल नहीं होता है। तो मैं इसे इफेक्टिव कैसे बना सकती हूँ, कस्टमर को उसकी असेसिबिलिटी ईज करके, राइट। तो ये थे हमारे इफेक्टिव यूज़ ऑफ एंड डिस्प्लेज। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ शेल्फ स्पेस, कि मैं शेल्फ स्पेस का कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं और होम सेंटर्स होते हैं, ये अपना फ्लोर स्पेस हो गया उसे तो प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो शेल्फ का जो स्पेस होता है उसे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो अब शेल्फ स्पेस कैसे वेस्ट हो सकती है, तो आपके एनसीईआरटी में कुछ रीजंस दिए हैं। सबसे पहले कि एक चीज़ है कि उसे ओवर स्टॉकिंग कर देते हैं और दूसरी चीज़ की अंडर स्टॉकिंग कर देते हैं। ओवर स्टॉकिंग होता है कि एक चीज़ आपने ज़रूरत से ज़्यादा रख ली अपने स्टोर में, और दूसरी चीज़ होगी अंडर स्टॉकिंग, यानी कि कम रख लिया है, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे आपके पास स्टॉक कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, शेल्फ स्पेस का वेस्ट किया है। सेकेंड है, यहाँ पर एक रीज़न आ जाता है कि व्हेन बेसिक स्टॉक इज रिड्यूस, फेल टू रिफिल बिन्स और शेल्फ व्हेन बेसिक स्टॉक इज रिड्यूस, जो स्टॉक की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गया है शेल्फ के ऊपर। स्टॉक द सेम आइटम इन सेवरल प्लेसेस, एक ही आइटम के लिए जहाँ पर एक ही जगह पर जो सामान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बार बार अलग अलग जगह पे उसको रख दिया है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी शेल्फ पे कौन सा सामान पड़ा है। यहाँ पर जा रहा है उसे सेम सामान मिल रहा है, फिर यहाँ दूसरी आइल में जा रहा है फिर वही सामान उसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप शेल्फ स्पेस का अपना प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि यूजेस अ रॉन्ग शेल्फ प्रोफाइल, आपने गलत शेल्फ के ऊपर सामान रख दिया है। एक और चीज़ है जिससे कि आपकी डिमांड फ्लक्चुएट होती है, दैट इज़ डज नॉट रिलेट शेल्फ स्पेस टू कस्टमर डिमांड फ्लक्चुएशन। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा है लेकिन आपने फिर भी उसे रखा हुआ है, तो ये अगेन यहाँ पर आपकी सेल्स इम्पैक्ट होगी। ठीक है, तो ये सब थे हमारे
शेल्फ स्पेस का किस तरीके से आप वेस्टेज करते हो अपने स्टोर के अंदर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हमने अपने स्टोर के अंदर स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। अभी कुछ टॉपिक्स और पढ़े हैं हमारे सेशन 1 के, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दें कि आपको इस रिटेल के सब्जेक्ट के अंदर थोड़े टॉपिक्स ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन आपका फोकस मेनली होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। ठीक है, सब कुछ इंटर रिलेटेड ही है, तो जितना ज़्यादा आपका ध्यान कंसेप्ट को समझने में रहेगा, उतना ही आपको ये टॉपिक्स या फिर ये सब्जेक्ट ईजी लगेगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।